6 महीने पहले गाड़ी ली थी, मैकेनिक के पास जाके बोलते हैं अरे भाई 6 महीने पहले गाड़ी ली थी 35,000 की, 30,000 रुपये लगा दिए, 55,000 की गाड़ी पड़ गई, इससे बढ़िया तो भैया बस 65,000 की गाड़ी पड़ गई, इससे बढ़िया तो भैया मैं नहीं ले लेता। तो ये सारी बातें क्यों होती हैं आपके मन में, क्यों आती हैं, कमेंट करके बोलते रहते हो आप भी। तो इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है, बहुत अच्छी, आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई में कुछ नॉलेज दी है। ये वीडियो बस ध्यान से देखना और ध्यान से सोच के समझना, किसी के बारे में इस वीडियो में बुराई नहीं है, बस एक आगाह करने के ऊपर ये वीडियो बनाई है। क्योंकि काफ़ी सारे भाई लोग, मैंने वीडियो देखी है, बनाई हुई है, वो सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई ये दुकान है, ये डीलर बंदा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देखी थी मैंने, बहुत सारी बाइकें खड़ी हैं, बहुत सारी स्कूटियाँ खड़ी हुई हैं, इतने की मिल रही है, 10,000 दो, पुरानी ले जाओ, सेकंड ले जाओ, किस्तों पे ले जाओ, इस पे ले जाओ। अरे भाई वीक पॉइंट तो दिखाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नेगेटिव पॉइंट। एक डीलर आपको अगर गाड़ी कोई बेच रहा है तो उसके नेगेटिव पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज, और ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, इंस्टा पे पूरे दिन की जानकारी देता रहता हूँ 20-20 सेकंड की वीडियो बनाकर, और नॉलेज देता रहता हूँ 20-20 सेकंड की, फीडबैक वीडियो बनाता रहता हूँ 20-20 सेकंड की स्टोरी पर। फटाफट जाओ फॉलो करो, लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना, स्टार्ट करते हैं गाड़ी की, ठीक है। तो पुरानी गाड़ी लेने से पहले किन किन चीज़ों को आपको फोकस करना चाहिए। देखो भाई, मैं आपको एक बात बताऊँ छोटी सी, अगर मैंने कोई बाइक बेचनी है पुरानी, और मैं OLX पे बाइक को सेल कर, मतलब OLX पर मैं बाइक को डालना चाहता हूँ, मैंने ऐड डाल दी OLX पे, मेरे पास मैसेज आए कि भाई, मैंने डाल दी ऐड 35,000 रुपये की, मेरे पास मैसेज आया भैया यार 25 कर लो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इतने ही पैसे हैं। मैंने बोला भाई नहीं यार 35 से कम नहीं कर पाऊंगा मेरी गाड़ी में, ऐसे करके मैंने बोल दिया। अब बाई चांस मान लो गाड़ी में डील हो जाती है, तो यार देखो मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मैं गाड़ी बेचना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी में दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा हैं और ये मुझे पता है, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है। और मैं चाह कर भी 90% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी की प्रॉब्लम क्लियरली नहीं बताते हैं बेचने वाले बंदे को, ठीक है। 10% ऐसे बंदे होते हैं जो अपनी गाड़ी की सारी प्रॉब्लम शेयर कर देते हैं, और 99% ऐसे बंदे होते हैं जो गाड़ी मतलब एक होता है डीलर का नाम ले रहा हूं मैं यहाँ पर, डीलर क्या करते हैं 99% अब जो गाड़ी बेच रहे होते हैं पुरानी गाड़ी, चाहे वो पुरानी गाड़ी हो, चाहे वो 10 दिन पुरानी हो, चाहे वो 2 महीने पुरानी हो, डीलर 99% ग्राहक को उस बाइक की हकीकत, प्रॉपरली प्योर एकदम हकीकत नहीं बताते हैं। और वो बताने की कोशिश इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ग्राहक चले जाएगा, हो सकता है ग्राहक के मन में बात आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसी बात हो जाए जो लगे कि हाँ यार इस बंदे के मन में डाउट आएगा। अब यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी बातें होती है जो आपको समझनी है, सीखनी है। देखो, गाड़ी आप लेने जा रहे हो, सबसे पहले आपको नोटिस करना है, देखो मैं गाड़ी के अंदर कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको चेक करने हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा पेपर चेक करने हैं, NOC चेक करनी है, कुछ नहीं, मैं गाड़ी में नोटिस करना, ठीक है। सबसे पहले तो आपको गाड़ी चला के देखनी है। गाड़ी चलाने पर आपकी गाड़ी का जो ये जो शोल्डर होते हैं, ये शोल्डर जब आप गाड़ी रोड पे चला रहे हो तो इन शोल्डर में ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसका मतलब समझना आपकी गाड़ी टेढ़ी चल रही है। ये गाड़ी आपने चलाई और इस गाड़ी के अंदर शोल्डर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल हैंड में गाड़ी होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट। ये जब गाड़ी चलाओ आप, ठीक है, ये शोल्डर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, एकदम इससे ना आगे ना ऐसे, ठीक है, ना ऐसे ना ऐसे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा जब गाड़ी आप खड़ी करो, किसी ऐसी जगह खड़ी करो जहां पे एकदम शांत हो, इतना ज्यादा शोर शराबा ना हो। गाड़ी आप स्टार्ट करना, स्टार्ट करके आप जो गाड़ी लेने जा रहे हो उस गाड़ी की जो आवाज है उससे पहले किसी और दूसरे भाई की गाड़ी की आवाज सुन लेना, और उसके बाद वो जो गाड़ी आप लेने जा रहे हो उस दिन स्टार्ट करना, स्टार्ट करके उसका साउंड सुनना। साउंड सुन के आपको क्या चीज़ नोटिस करनी है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मैकेनिक नहीं हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको कुछ नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपको एक बात बोलूँगा जो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। जब वो उस गाड़ी को स्टार्ट करो तो उस गाड़ी के अंदर से कोई भी ऐसी साउंड की, मतलब ऐसा थर्ड साउंड नहीं आना चाहिए जो आपके यहाँ पर चुभने लगे। चुभने का मतलब चुभना मतलब समझता हूँ मैं, बताता हूँ क्या होता है। जब गाड़ी आप स्टार्ट करो और रेस दो तो उसमें किरकिराहट की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, चंचनाहट की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए, गड़गड़ गड़गड़ गड़ करता हुआ आवाज़ नहीं आनी चाहिए, टक 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 आवाज़ नहीं आनी चाहिए, स्मूथ गाड़ी का साउंड होना चाहिए। जब गाड़ी में आप रेस दे रहे हो तो मिसिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मतलब रेस छोड़ने वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और गाड़ी जब आप स्टार्ट करने के बाद रेस तेजी से दे रहे हो, 3 से 4,000 RPM क्रॉस कर रहे हो थ्रोटल देकर, तो गाड़ी के साइलेंसर से सफ़ेद या फिर काला धुआं नहीं होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने इंजन चेक कर लिया है, आपके मुताबिक बिल्कुल ठीक है, तो आपको सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या चेक करनी है, जो आप गाड़ी ले रहे हो उस गाड़ी के ऑयल के नट को चेक करना है। जो ऑयल का नट होता है, जहां से ऑयल निकलता है, उसको चेक करना है। उसकी सरफेस को चेक करना है, क्या वहां पर ऑयल लगा हुआ है, क्या वहां पर एमसील लगी हुई है, क्या वहां पर लीकेज हो रही है। ये सब चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि ऑयल के नट के पास ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में या खुद करके चैम्बर को क्रैक कर देते हैं, जिसकी वजह से एमसील लगा के जुगाड़ करना पड़ता है, जिससे इंजन कभी सक्सेस नहीं हो पाता, क्योंकि लीकेज इंजन कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, अच्छा कुछ भी हो जाए।
ठीक है। तो इसके अलावा आपको क्या चेक करना है, साइलेंसर के अंदर अगर आपको लगता है गाड़ी के अंदर से वाइट स्मोक निकल रहा है तो आप समझ जाओ गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम है, या फिर अगर बंदा बोल रहा है नहीं इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, या बंदा ये बोल रहा है कि मैंने इंजन का काम कराया है, तो समझ जाओ कि गाड़ी में जो इंजन का काम कराया है वो इतना ज़्यादा परफेक्टली काम नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बंदे को गाड़ी बेचनी है वो बंदा अपनी गाड़ी में प्रॉपर प्योरली काम नहीं करा सकता। अगर वो बंदा बोल रहा है मैंने इंजन का काम कंपनी में कराया, तो उससे एक ही चीज़ बोलनी है कि भाई अगर आपने इंजन का काम कराया तो एक छोटा सा काम कर दो, जो बिल आपके पास मिला है वो बिल मुझे दे दो ताकि मुझे थोड़ा सा सिक्योरिटी हो जाए, ठीक है। अगर वो बिल देने से हिचकिचा रहा है तो समझ जाओ उस बंदे ने बाहर किसी ऐसे ही थके से काम को कराया है उसने बाइक में, ठीक है। क्योंकि इंजन के अंदर धुआं बंद मैं 150 रुपये में भी कर सकता हूँ और 1500 में भी कर सकता हूँ और 500 रुपये में भी हो सकता है धुआं में। तो कैटेगरी अलग अलग होती है बहुत सारी, पर कामयाब सिर्फ वही कैटेगरी हो पाती है जो A1 A क्लास में आती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा बात करते हैं पीछे के पोजीशन से। गाड़ी को आपको दो पैटर्न में समझना है। पहला है फ्रंट सस्पेंशन, जो मैंने शोल्डर का बताई दिया। जब गाड़ी आप रोड पे चलाओ तो शोल्डर दोनों ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शोल्डर होना चाहिए, गाड़ी ऐसी चलनी चाहिए। अगर आपको लगता है आप टेढ़ा पर महसूस कर रहे हो गाड़ी चलाने पर तो समझ जाओ गाड़ी एक्सीडेंटल है, ठुकी हुई है गाड़ी। अगर आपको लगता है ऐसे करके महसूस कर रहे हो तो आप समझ जाओ गाड़ी टेढ़ी है, एक्सीडेंटल है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं फ्रंट सस्पेंशन की, तो हमारी हो गई रियर सस्पेंशन की। तो भाई अगर मान के चलो गाड़ी आपने खड़ी कर दी है और वो खड़ी गाड़ी का जो पीछे का मरगाट है उस पीछे का मरगाट को चेक करना और पीछे के टायर को चेक करना। ये जो ऊपर का मरगाट ये हो गया हमारा, ये हो गया नीचे का टायर, इन दोनों की अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए, एकदम ऐसी। अगर आपको लगता है ऐसे है तो इसका मतलब गाड़ी में या तो चेसिस टेढ़ी है या फिर उसका स्विंग आर्म टेढ़ा है। अगर आपको लगता है ऐसे है तो या तो चेसिस टेढ़ी है या उसका स्विंग आर्म टेढ़ा है। गाड़ी का पैटर्न ऐसे होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। जो मरगाट आप देख रहे हो, ये मरगाट, इसका जो पॉइंट आप देख रहे हो, इसका पॉइंट और एक टायर के बीच का पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मैच करनी है। और उसके अलावा आपको पीछे गाड़ी को मेन स्टैंड पे लगाना है। अगर आपको लगता है आगे गाड़ी में आगे मतलब ब्रेक की जगह डिस्क ब्रेक दे रखे हैं तो आपको उसका व्हील को घुमा के देखना है, और उसका व्हील अगर जाम चल रहा है तो समझ जाओ इसकी व्हील को अंदर जाम की प्रॉब्लम है। हो सकता है इसमें क्लच प्लेटें फूक गई हो, इसने नहीं डलवाई है इसलिए भी पिकअप आ रहा है, या हो सकता है आपकी गाड़ी के डिस्क ब्रेक के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है उससे आपकी कैलीपर खराब हो सकती है। कैलीपर की जो MRP होती है 1000 से ऊपर की होती है, ठीक है। किसी भी गाड़ी की बात करो, किसी की भी 1000 से ऊपर की कैलीपर होती है, नीचे डिस्क ब्रेक जो होती है। और जो प्लेट होती है डिस्क ब्रेक, जो डिस्क प्लेट होती है उसको उंगली से चेक करना, उसकी सरफेस ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर आपको लगता है ढलान है या गड्ढे पड़े हैं, लाइन पड़ी है, तो समझ जाओ प्लेट खराब है। प्लेट की कॉस्ट चाहे किसी भी गाड़ी की बात की जाए तो 1000 रुपए के आसपास आती है आराम से, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको आगे के जो सोकर होते हैं, बेशक वहां से ऑयल लीक हो रहा हो या ना हो रहा हो, जो सोकर होते हैं आगे की उसकी नीचे की सरफेस जहां पे सील लगती है उस रॉड को, सोकर की रॉड को चेक करना है। उस रॉड के अंदर कोई काले कर का निशान या कोई सीज मारा हुआ निशान या कोई घिसा हुआ निशान तो नहीं है। अगर सोकर की रॉड, कभी कभी क्या होता है इतने ज्यादा लोग चालाक होते हैं कि सोकर को फुल करवा लेते हैं, रिफिल करा लेते हैं, मोटा ऑयल डलवा लेते हैं जिसकी वजह से सोकर लीक ना हो और उसकी रॉड जो होती है वो खराब होती है, घिसी हुई होती है। हमारी को पता नहीं लग पाता, बाद में जब हमारे सोकर जाम हो जाते हैं कुछ दिनों बाद तो सोकर जो है आप ले जाते हैं रिपेयर करने के बाद में पता लगता है भाई रॉड खराब है। रॉड की, सोकर की रॉड की कीमत, अगर आपको लगता है बजाज की 220 गाड़ी है तो 1000 से 1200 की रॉड है। अगर आपको लगता है स्प्लेंडर गाड़ी है तो 800 से 900 की रॉड है। अगर आपको लगता है यामा की FZ है तो समझ जाओ भैया 1200-1300 रुपए की रॉड है, कहने का मतलब 1000 रुपए की कैटेगरी की रॉड है। अब उसके अलावा बात की जाए पीछे के सोकर की, देखो मैं जो आपको चीजें बता रहा हूँ मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीछे के सोकर की। आपको लगता है आपने गाड़ी मैन स्टैंड से लगाई और मैन स्टैंड से आपको उतारनी है, उतारने के बाद गाड़ी को पीछे से दबाना है, दबा के एकदम छोड़ दो गाड़ी को, मैन स्टैंड से हटा के पीछे दबा के छोड़ दो। अगर आपको लगता है जब गाड़ी नीचे दबा के एकदम से उठ रही है, मतलब उछाल मार रही है, तो समझ जाओ गाड़ी का सोकर खराब है। जैसे कि मैं कुछ बता देता हूँ दोबारा, जैसे मान लो एक हम स्प्रिंग को दबाते हैं ना, स्प्रिंग को दबाने के बाद जब छोड़ते हैं एकदम से तो स्प्रिंग उछलती है बड़ी तेजी से, ठीक है। तो वो सोकर जब अगर ऐसी मूवमेंट करें, जैसे मान लो गाड़ी आप रोड पे चला रहे हो, अब पीछे के सोकर जैसे ही गड्ढे में आगे दबते हैं और आपकी गाड़ी जब गड्ढे से बाहर निकलती है तो गाड़ी की अंदर पीछे की सीट ने आपकी कमर को अगर बैक मारा, बहुत तेजी से धक्का दिया, तो समझ जाओ सोकर खराब है। अगर आपको लगता है आप गड्ढे में से निकल भी गए और आपको पता ही नहीं चला कब गड्ढा आया कब में निकला, तो समझ जाओ सोकर सही है। क्यों, होता क्या है, पीछे के सोकर के अंदर हाइड्रोलिक पंप होता है, वो हाइड्रोलिक पंप लीक होने के बाद आपकी जो सोकर होता है पीछे के, एक्चुअली में सोकर काम नहीं करते, सिर्फ स्प्रिंग काम करती है। और स्प्रिंग आपको पता ही है कैसी परफॉर्मेंस देती है अपनी गाड़ी की, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके अलावा आपको क्या चेक करना है, गाड़ी को मैन स्टैंड पे खड़ा करना है। गाड़ी को मैन स्टैंड पे खड़ा करने के बाद आपको इंजन के नीचे की तरफ देखना है, सरफेस पर चेसी को कहीं बेल्डिंग तो नहीं कर रखा
या फिर जहां पे मैन स्टैंड लगता है ना, जहां मैन स्टैंड होता है उसकी नीचे की तरफ को स्पेस को देखना है, पेंट तो नहीं कर रखा, जंग तो नहीं लगी हुई, क्योंकि अगर चेसी जंग लगी होगी या पेंट हो रखा होगा या चेसी टेढ़ी होगी तो उसके अंदर बहुत मोटा खर्चा आता है, गाड़ी लेने के बाद आप पछताओगे बहुत ज्यादा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गाड़ी लेने पर आरसी के अंदर जो इंजन नंबर होता है वो इंजन नंबर आपको चेक करना है, क्या आरसी पे इंजन नंबर और इंजन के ऊपर जो गाड़ी का नंबर लगा हुआ है वो दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। क्योंकि काफी सारे भाई की वीडियो मैंने देखी थी, कुछ दिन पहले की बात है, एक बंदे ने पुरानी गाड़ी का सेल्फ का चैम्बर एक नई अपनी दूसरी गाड़ी में डाल दिया और पब्लिक को बता रहा है कि भाई ऐसे आप सेल्फ की मोटर फिट करा सकते हो। अरे भाई बेवकूफ इंसान, पुरानी गाड़ी का जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उसका चैम्बर तो एक रजिस्टर्ड गाड़ी में लगा रहा है और कस्टमर पब्लिक को यह भी नहीं बता रहा कि इसका प्रोसेस ये गलत है, ये सही नहीं है, ये सिर्फ वीडियो में बताया गया है, तो ये तो गलत है, मूर्खता वाले काम है। तो ऐसे आपको चेक करना है उसका चैम्बर नंबर, इन चेचिस नंबर में जो एक नंबर है वो चेचिस नंबर से मैच करना चाहिए और जो आरसी पे इंजन नंबर दे रखा है वो आपके इंजन में जो लगा होना चाहिए वो नंबर मैच होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता और आप गाड़ी ले लेते हो उससे, तो आपको कल को एफआईआर हो सकती है आपके ऊपर, या कोई चोरी वोरी का नाम लग सकता है, मतलब बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आपके लिए, चक्कर काटने पड़ सकते हैं, बहुत नुकसान आपको हो सकता है। तो ऐसा कर्मकांड नहीं करना है, आपको ध्यान देना है थोड़ा सा इस चीज के ऊपर। बहुत जरूरी बात, गाड़ी आप खरीद रहे हो जिससे, तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोशिश करनी है गाड़ी उससे लेनी है जिसके नाम पे गाड़ी है। अगर आपको लगता है जिसके नाम पे गाड़ी नहीं है मैं उससे ले रहा हूं, तो आपको ये चीज सबसे पहले करनी है कि भाई पेमेंट जब ही होगी आप पूरी की पूरी कंप्लीट जब मेरी गाड़ी ये नाम हो जाएगी, तो आपको डिले नहीं करना है। जैसे मान लो गाड़ी मैं आज लेने जा रहा हूं, तो सामने वाला बंदा अगर मुझसे ये बोलता है नहीं भाई आप गाड़ी को क्या बोलते हैं अभी पैसे दे दो और गाड़ी मैं 4 दिन बाद आपके घर पे आके आपको नाम करवा दूंगा, बिल्कुल भी नहीं करना, साफ मुंह कर जाओ। जिस दिन आप गाड़ी की पेमेंट दे रहे हो, जिस दिन गाड़ी ले रहे हो, उसी दिन गाड़ी को लेकर और उस बंदे के जिसके नाम पे गाड़ी है उसको लेकर आपको अथॉरिटी जाना है और गाड़ी ट्रांसफर करानी है। उसी दिन ऑनलाइन फॉर्म भरवाने हैं, उसी दिन उससे सारे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं जिसके नाम पे गाड़ी है। पर आपको कोशिश यही करनी है जिससे आप गाड़ी खरीद रहे हो उसी के नाम पे गाड़ी होनी चाहिए। और गाड़ी खरीदने से पहले आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। पहला, उसकी जो आरसी है उस आरसी पे जिस बंदे का नाम है और जिस बंदे का एड्रेस है, वो एड्रेस और वो नाम वाला बंदा आपके सामने हाजिर होना चाहिए। उसका नाम पता आपको पता होना चाहिए, वो सामने आपकी आंखों में दिखना चाहिए, हाँ ये बंदा है और ये एड्रेस है। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए गुमनाम है, पता ही नहीं बंदे का कहां पर है, कोई दूसरा बंदा आपको दे रहा है। और दूसरी चीज, जो आरसी होती है उसके ऊपर एनओसी, यानी कि अगर मान लो आरसी है, उस आरसी के नीचे साइड में जहां पे कलर वगैरह लिखा होता है वहां पर अगर किसी बैंक का नाम लिखा हुआ है, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब लिखा हुआ है, तो समझ जाओ आपकी गाड़ी फाइनेंस पर है, एनओसी उसकी नहीं है, मिलेगी तो दिक्कत होगी। अगर आरसी पे कोई नाम नहीं लिखा है बैंक का, तो फिर भी आपको किसी शोरूम में जाके या किसी डीलर से आपको पता करना है, या किसी ऐसे बंदे से जो आपको लगता है नॉलेज वाला है उससे पता करना है, आरसी दिखा के भाई देखना ये गाड़ी कहीं फाइनेंस तो नहीं है। अगर वो बंदा आपको, मान लो आप OLX पे डील कर रहे हो किसी बंदे से, तो आपको उस OLX पे जो गाड़ी आप डील कर रहे हो उस गाड़ी के 4 नंबर जो आप लेने वाले हो उससे बताना नहीं है कस्टमर को, सिर्फ वो 4 नंबर लेकर आपको कंप्यूटर में डालना है ये गाड़ी फाइनेंस है या नहीं है। उस एक वाहन करके एक ऐप आता है, उससे आप पता लगा सकते हो अपनी गाड़ी आपकी फाइनेंस है ही नहीं। अगर फाइनेंस होती है तो बैंक का नाम आता है, फाइनेंस नहीं होती तो कोई नाम नहीं आता, एकदम ब्लैंक आता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बंदे का नाम आ जाता है। अगर गाड़ी फाइनेंस होती है और आपको एनओसी के लिए बंदा मना करता है कि एनओसी ठीक हो गई मेरे पास, तो गाड़ी बिल्कुल भी मना कर देना है, वो लेनी ही नहीं है गाड़ी। अगर लेने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा, तो एक शर्त पे लेनी है कि भाई एक काम कर, तेरी एनओसी तेरी खो गई तो एक काम कर भाई, जिस बैंक से फाइनेंस कराई थी उस बैंक में चल के मुझे एनओसी दोबारा निकलवा दे, मेरे को एनओसी के बिना गाड़ी नहीं चाहिए। एनओसी की फुल फॉर्म होती है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर गाड़ी हम एनओसी नहीं देते हैं किसी को, हम एनओसी का मतलब होता है किस्तें पूरी हो चुकी हैं आपकी, इसका सर्टिफिकेट मिला है आपको। ठीक है, अगर आप बाई चांस गाड़ी आपने फाइनेंस बंदे ने फाइनेंस कराई और उसकी किस्तें नहीं भरी हैं और वही गाड़ी आपको चेप दे, तो आपको बैंक वालों की नजर अगर आप पे पड़ गई तो वो गाड़ी उठा के ले जाएंगे और आप गाड़ी वापस नहीं ले सकते। वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान, बहुत ज्यादा चक्कर आपको काटने पड़ सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान देनी है बहुत ज्यादा। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बस यहां पे 2 ही बातें बोलूंगा। किसी की भी वीडियो देखकर, वीडियो के अंदर इंप्रेशंस को देखकर उस डीलर के पास गाड़ी लेने जाने से पहले 10 बातों का ध्यान दें। अगर आप गाड़ी लेने जा रहे हो तो जाओ, मना नहीं है, पर 3-4 जो मैंने बातें बताई हैं उनका ध्यान देना है आपको बहुत ज्यादा। क्योंकि गाड़ी लेने जब जा रहे हो आप, तो सामने वाला बंदा पूरे के पूरी दिमाग के 36 चक्कर लगा देगा अपने, पर गाड़ी आपको बेचने की पूरी कोशिश करेगा। मतलब ऐसी मोनोपोली करेगा कि आप गाड़ी ले ही लोगे। और एक चीज और बहुत खास बता देता हूं, जिस चीज को लेने जा रहे हो वही चीज दिमाग में डालनी नहीं है। आप घर से निकले हो भाई मुझे स्प्लेंडर लेनी है, तो स्प्लेंडर ही लेने जानी है। अगर आप वहां डीलर के पास जा रहे हो और आपने बोला भाई स्प्लेंडर दिखा दो, उस पर स्प्लेंडर नहीं होगी तो वो 36 गाड़ियां दिखा देगा, 36, क्योंकि उसे बेचनी है। ओके, अगर आपको स्प्लेंडर लेनी है और बंदे ने बोला हाँ सर ये रही स्प्लेंडर, तो तुरंत बोल देना दे दो।
अगर वो बंदा बोल रहा है नहीं स्प्लेंडर नहीं है, ये ले लो ये ले लो ये ले लो ये ले लो, नहीं, अपना एम पे अटे रहना है, अपने जो एम है उस पर डटे रहना है। जो बंदा प्राइस आपको बता रहा है, याद रखना कोई डीलर अगर आपको प्राइस बता रहा है तो एज ए मॉडल के तौर पे उसकी जो वैल्यू निकलती है, उस वैल्यू के तौर पे वो मॉडल आपको वो जो एक प्राइस है वो गलत बताएगा, वो सही बता ही नहीं सकता, एकदम एग्जैक्टली प्राइस नहीं दे सकता। आपको अगर प्राइस से रिलेटेड, वैल्यू से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना। इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी वीडियो बनाता रहता हूं जिसमें मैं बहुत सारे फॉल्टों के क्लियर करता रहता हूं, फीडबैक वीडियो बनाता रहता हूं। कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे बताना। कस्टमर और ग्राहक को कस्टमर के ऊपर भरोसा क्यों नहीं होता, ट्रस्ट क्यों नहीं होता, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूं मैकेनिक के भाइयों के ऊपर हमारे, कि मैकेनिक को अपनी दुकान के अंदर क्या क्या सुधार करना है जिससे वो अपने काम को और बढ़ा सकता है। ये इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जितनी ज्यादा कमेंट होगी। और कमेंट करके बताना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं पूरे दिन की जानकारी इंस्टा पे देता रहता हूं। इंस्टाग्राम पे मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं, स्टोरी के माध्यम से मैं बहुत सारी चीजें जहां जहां से मेरे पास कस्टमर आते हैं उन सब के बारे में बताता रहता हूं। प्लस जो जो ग्राहक मेरे पास परेशानी लेके आते हैं उनका सॉल्यूशन बताता हूं, उनके बारे में बताता हूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट। 12:30 1 बजने वाले होंगे मे बी, भाई सब पूरी वर्कशॉप क्लोज है, सैटरडे बंद है और मैं क्या वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। इतनी मेहनत कर रहा हूं यार, इतना मेहनत कर रहा हूं भाई, आप क्या ही बताओ, गला दर्द करने लग गया बोलते बोलते। नीचे कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही चाहता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।